Good morning, students. Today we are continuing our chapter Consumers Equilibrium. In the previous class, we have discussed that how total utility and marginal utility is calculated. Now that our next topic is diagrams of total utility and marginal utility के total utility और marginal utility के diagrams कैसे बनते हैं. तो देखो आपने एक टेबल है ये 1 2 3 4 5 6 मार्जिनल यूटिलिटी है 20 16 10 4 0 एंड -6 टोटल यूटिलिटी है 20 36 46 50 50 एंड 44. कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था. तो अब इसको कैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करना है. तो देखो आप सबसे पहले डायग्राम बनाया जाता है. टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है वो देखते हैं. ठीक है. और टोटल यूटिलिटी के डायग्राम में एक साइड अपन ले लेंगे एक्स एक्सिस पे आइसक्रीम कंज्यूम्ड कितनी है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, और दूसरी साइड ले लेते हैं अपन टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम आइसक्रीम. एक्स एक्सिस पे हमेशा यूनिट्स लेंगे और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी जो भी हो वो लेंगे. फिर इसमें आप देखो 0 यूनिट पे तो 0 ही होगी टोटल यूटिलिटी, तो उसको कुछ करना नहीं है आपको. 1 यूनिट पे है 20, तो 1 पे 20 ये डायग्राम में बना लो आप. 1 पे 20 फिर उस पर एक डॉट लगा दो. 2 पे 36 तो ये 2 पे 36 आएगा आपके 30 और 40 के जस्ट बीच से थोड़ा ऊपर. फिर 3 पे 46 ऐसे ही बनाया. फिर 4 पे 50, 5 पे भी 50 और 6 पे 44. ये आपने डायग्राम बना लिया. ठीक है. अब देखो आप जब MU 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. इस केस में देखो मार्जिनल यूटिलिटी 0 कहाँ है, 5th वाले में, और टोटल यूटिलिटी कितनी है उस लेवल पे 50. तो ये होता है आपके मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी. आप मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी 4th वाले पे भी 50 है, 5th वाले पे भी 50 है, बट आप 5th वाले को बोलोगे क्योंकि इसमें MU कितना है, 0 है. आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब होगा जब आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. मतलब उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट एड ऑन करते हो कंजप्शन में तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो MU 0 है आपके 5th यूनिट पे, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम TU, और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचिटी. पॉइंट ऑफ सैचिटी उस पॉइंट को ही बोलते हैं जहाँ पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन है. ठीक है. पॉइंट ऑफ सैचिटी बोला जाता है उसको. ठीक. अब मैक्सिमम TU वाला हो गया और ये TU कर्व बन गया आपका. TU कर्व कैसे बना, देखो इन सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट कर लोगे, पॉइंट 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 बनाने के बाद जब आप कनेक्ट कर लोगे तो TU कर्व बन जाएगा. फिर आपके आता है MU कर्व. तो MU देखो आप, MU कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है. अभी आप एक टॉपिक पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि क्या रीजंस होते हैं कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इम्पोर्टेंस जो है कंटिन्यूसली यूज़ करने पे किसी प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है. तो उसके क्या रीज़न होते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. तो ये देखो ये डायग्राम है. 1 पे 20 ये 20 बना दिया. 1 पे 20 पॉइंट लगा दो पहले. फिर 2 पे 16, 3 पे 10, 4 पे 4, 5 पे 0 और 6 पे -6. ये डायग्राम बनाने के बाद इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो ये आपने डॉट 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 लाइन बनाई है आपके 5th पॉइंट पे. उसका रीज़न क्या है, ये शो करने के लिए कि व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम. इसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, ये लाइन बनाओ. आपको ये डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं TU और MU के, तो 1 2 3 4 5 6 के जस्ट नीचे आपके 1 2 3 4 5 6 होंगे. एक डायग्राम बनेगा TU का और एक डायग्राम बनेगा MU का. आपको ये सारी चीज़ें भी लिखनी कंपलसरी है. OXY एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ले रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ले रहे हो, ये सारी चीज़ें लिखना कंपलसरी होता है. ठीक है. फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, कि TU और MU के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो उसके लिए आपको इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना रहेगा. ये देखो टेबल आप 1 2 3 4 5 6
वही 20 से -6 और 20 से 44। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। तो इस टेबल में देखो आप 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपका टी यू क्या है, सॉरी एम यू क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका टी यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद में टी एम यू क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो टी यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में यही लिखे हुए हैं, देखो टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। ठीक है, जब तक आपका एम यू पॉजिटिव है तब तक आपका टी यू इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट अभी मैंने आपको समझा ही दिया है, व्हेन एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो टी यू इज मैक्सिमम, दिस इज नॉन एज पॉइंट ऑफ सेचिटी। ठीक है, जहाँ पे आपका एम यू ज़ीरो होता है वहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचिटी मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेचिटी। ठीक है, फुल्ली सेटिस्फाइड। फिर देखो आप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जब आपका एम यू नेगेटिव हो जाता है, इस सिक्स्थ पॉइंट पे देखो आप, एम यू हो गया है नेगेटिव तो टी यू क्या हो गया आपका, नेक्स्ट देखो आप, जिस पॉइंट पे आपके ये नेगेटिव हो जाता है उस पॉइंट पे टी यू डिक्रीज होने लग जाता है। ये देखो आपके -6 पे टी यू क्या हो गया है, 44, पहले था 50 और अब 44 हो गया है, तो ये डिक्रीज होने लग गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके, इस पॉइंट को बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेचिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेचिटी जीरो वाले पे है और उसके बाद वाले पॉइंट को बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेचिटी बोलोगे। तो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेचिटी आपका टी यू क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। फिर देखो आप नेक्स्ट, डिमिनिशिंग एम यू मीन्स टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, एम यू डिमिनिशिंग मतलब क्या है, देखो ये एम यू आपका डिक्रीज हो रहा है, देखो 20 16 10 4 0 एंड -6। उसका मीनिंग ये है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से। देखो 20 से 36 इंक्रीज हुई बट किस रेट से हुई, 16 से। फिर 36 से 46 किससे हुई, 10 से इंक्रीज हुई। तो पहले 16 से इंक्रीज हुई, फिर 10 से इंक्रीज हुई, फिर 4 से इंक्रीज हुई, फिर 0 से, फिर -6 से। तो ये जो आपके इंक्रीज होने की रेट है वो क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि डिमिनिशिंग एम यू मीन्स टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि टी यू के इंक्रीज होने की रेट को क्या बोलते हैं, एम यू। टोटल यूटिलिटी के इंक्रीज होने की रेट ही क्या होती है, एम यू होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में देखो आप, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू का लास्ट पॉइंट, डिमिनिशिंग एम यू मीन्स टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, देखो आप, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। जब आप किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको आप रेगुलरली अगर कंज्यूम करते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट, तो उसकी फर्स्ट यूनिट की जो इम्पोर्टेंस होगी उससे सेकंड यूनिट की कम हो जाएगी, सेकंड वाले से थर्ड वाले की कम हो जाएगी, थर्ड वाले से फोर्थ वाले की और कम हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो सपोज योर फादर हैज जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ जूस। आपके फादर आए वर्क से और उनको आपने एक जूस का ग्लास ऑफर दिया। द फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस विल गिव हिम ग्रेट सेटिस्फेक्शन। सबसे फर्स्ट ग्लास जो होगा उससे उनको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा। द सेकंड वन विल गिव लेसर, और दूसरे से उसके जस्ट बाद वाला जो सेकंड है उससे थोड़ा कम मिलेगा। विथ फर्दर कंजप्शन अ स्टेज विल कम व्हेन ही वुड नॉट नीड एनी मोर ग्लास ऑफ जूस। अब अगर आप कंटिन्यूसली उनको जूस का ग्लास पिलाते रह रहे हो तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब उनको कोई सी भी जूस की ग्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
फिर है आपके देखो दैट इज MU बिकम्स जीरो, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। MU मीन्स इम्पोर्टेंस। आफ्टर दैट पॉइंट इफ ही इज फोर्स्ड टू कंज्यूम इवन वन मोर ग्लास, इसके बाद भी अगर एक गिलास और बन आप पिला देते हो अगर, तो इट विल लीड टू डिसयूटिलिटी, मतलब अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डिसयूटिलिटी का मीनिंग यूटिलिटी का जस्ट रिवर्स है, यूटिलिटी में पॉजिटिव होते हैं, डिसयूटिलिटी में इंपॉर्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। दिस डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन इज नोन एज, और ये जो डिक्रीज हो रहा है आपके सेटिस्फैक्शन में, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशंस है। सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन यही है, आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि ये जो कंजप्शन हो रहा है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ग्लास का जूस का ग्लास पिलाया, उस जूस के ग्लास को आपको कंटिन्यूसली पिलाना है। ऐसा नहीं कि एक मॉर्निंग में पिलाया, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में, एक नाइट में, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली कंजप्शन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। फिर देखो अजम्पशंस ऑफ DMU। DMU मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट, कि कार्डिनल मेजरमेंट में तो क्या होता है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और ऑर्डिनल में आप नंबर्स में मेज़र नहीं करके सिर्फ हाई और लो ही बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही है, देखो आप कार्डिनल मेजरमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। जो यूटिलिटी है उसको आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो, ये आपके लॉ ऑफ DMU का फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड है आपके मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मीन्स आप यूटिलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस जो है उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हो। जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उसको आप ज़्यादा पे करोगे, जो चीज़ कम इम्पोर्टेंट होगी उसका कम पे करोगे आप। तो ये ध्यान रखना है आपको, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फिर थर्ड है आपके कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब रीजनेबल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, जैसे कोई एक प्यासा पर्सन आपके पास आया, प्यासा व्यक्ति है, ठीक है, थर्स्टी है वो, और वो आपके पास आया, ठीक, अब आप उसको क्या कर रहे हो, एक ग्लास की जगह क्या कर रहे हो, स्पून से पानी पिला रहे हो। ठीक है, तो स्पून से अगर आप पानी पिलाओगे तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो यूनिट्स यूज़ करनी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करनी। अब आप कभी भी स्टैंडर्ड यूनिट में आप देख लो, आप कभी भी ये चीज़ यूज़ नहीं करते हो, स्पून ऑफ वाटर ये यूज़ नहीं किया जाता है। स्पून ऑफ वाटर तो सिर्फ बेबीज़ के लिए होते हैं, ठीक है, छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए होते हैं। जबकि इन आप जो जितने भी पर्सन हैं, नॉर्मल पर्सन जो भी है, बड़े हो गए जैसे, तो उनके लिए ग्लास ऑफ वाटर वाला ही एग्जांपल है ये। स्पून ऑफ वाटर अगर आप उनको पिलाओगे तो उनकी प्यास और बढ़ जाएगी, तो मतलब उनकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है आपके थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ है आपके कंटिन्यूस कंजप्शन। अभी समझाया मैंने आपको कि आपका जो कंजप्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए, गैप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है आपके नो चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आपने चपाती खिलाई मान लो, ठीक है, फर्स्ट चपाती में बिल्कुल घी नहीं लगाया, सेकंड चपाती में आपने भरपूर घी लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, देखो उससे ये चीज़ हो रही है कि अब उन दोनों की क्वालिटी चेंज है। तो होगा क्या, फर्स्ट चपाती की इम्पोर्टेंस कम रहेगी, सेकंड वाले की इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड, एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव हुई है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि आपका ये लो क्या बोल रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है आपके रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कंज्यूमर होता है जो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाना चाहता है, उसको बोलते हैं रेशनल कंज्यूमर।
तो इसमें है आपके इट मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर हमेशा अपने लेवल को, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना चाहता है। 7th पॉइंट है आपके इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये है कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी से दूसरी कमोडिटी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप अगर दो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपकी एक चीज़ भी यूज़ कर रहे हो और दूसरी भी यूज़ कर रहे हो, तो एक की यूटिलिटी का दूसरे की यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। और ऐसे ही अगर एक ही पर्सन है और दो चीज़ें यूज़ कर रहा है, एक ही चीज़ को दो पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो वो पर्सन यूज़ करेगा और आप यूज़ करोगे, उनसे उसके यूज़ करने से आपकी इम्पोर्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके यूज़ करने से उसकी इम्पोर्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये है आपके 7th पॉइंट में इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इसमें इट मीन्स एमयू ऑफ वन कमोडिटी हैज़ नो रिलेशन विथ एमयू ऑफ अनदर यूटिलिटी, नहीं, यहाँ पे आएगा अनदर कमोडिटी। One person's utility is not affected by the utility of any other person। ठीक है। 8th पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स मनी की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ है और कल 100 रुपीज़ हो, दोनों की इम्पोर्टेंस क्या होगी, 100 रुपीज़ है तो इक्वली होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर 9th है आपकी फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेज। ये इसका एजम्पशन है कि इनकम जो है वो हमेशा फिक्स रहती है और प्राइजेज भी हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है। अगर आपकी इनकम मान लो इंक्रीज हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो चीज़ आपने यूज़ करी है उससे अब आपकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि कम ही होगी, हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए या कम तो नहीं है। ठीक है, तो बढ़ भी सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। और लास्ट है आपका 10th पॉइंट परफेक्ट नॉलेज। इसका मीनिंग ये है कि एक कंज्यूमर हमेशा पूरे मार्केट का पूरा नॉलेज रखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, किस प्राइस में परचेज़ कर सकते हो, इस चीज़ का पूरा नॉलेज होता है आपके मार्केट में। तो ये थे आपके 10 अजम्पशंस किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो अपने टॉप चैप्टर का जो नाम था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि आप अपने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को चेंज नहीं करोगे, मतलब आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे हो। ठीक है, चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, चाहे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो, चाहे मार्केट इक्विलिब्रियम हो, तीनों ही केस में ऐसा ही होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अब रेस्ट पोजीशन पे हो और आप अपनी जो भी कंज्यूम कर रहे हो उनको अब आप चेंज नहीं करोगे, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तब कहलाएगा जब वो अपने कंजप्शन और लेवल को चेंज नहीं करना चाहता है। दैट इज़ व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को वो चेंज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, अपने दो चीज़ें मान लो वो यूज़ कर रहा है तो उनके कंजप्शन को चेंज नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे है। इस रीज़न से इसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर अभी इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आप यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच में 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 केसेस है, सॉरी, एक है सिंगल कमोडिटी केस और एक है 2 कमोडिटी केस। ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है, MUX/PX = MUM। ठीक है,
मीन्स एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की वैल्यू एम यू एक्स क्या है, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड, सेकंड है प्राइस ऑफ गुड, फिर है आपके थर्ड एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू एम अगर इक्वल हो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की वैल्यू एम यू एम के इक्वल हो तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे, और एम यू एक्स और पी एक्स इक्वल हो तो भी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे। एम यू एक्स और पी एक्स इक्वल होने का मीनिंग है कि आपकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी आप उस चीज़ की प्राइस पे कर रहे हो। ठीक है, और टू कॉमोडिटी केस में आपके आता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इस केस को बोला जाता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो, इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। टू कॉमोडिटी के केस में भी यही होगा कि आप टू कॉमोडिटीज यूज़ कर रहे हो, तो कैसे कैसे उनको यूज़ करें, कैसा ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करें कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। और सिंगल कॉमोडिटी के केस में भी यही चीज़ है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप कितनी यूनिट यूज़ करके आप उसकी कंज्यूम करके आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच सकते हो। अब आपके नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीज़ें, देखो, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, ठीक है, पी एक्स, और सेकंड है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन में पढ़ाया था मैंने आपको कि एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव होती है उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक करता है पी एक्स पे और एक करता है एम यू एक्स पे। देखो, आप सिंगल कमोडिटी केस में एम यू एक्स और पी एक्स अगर इक्वल होंगे तो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो ये था आपके आज का टॉपिक कि किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल वर्क करता है, टी यू और एम यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, और सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है। थैंक यू।